Hello everyone. Let's start today's topic that is principles of management. थोड़ा मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ मैनेजमेंट होता है हमने 11th घंटे के लास्ट चैप्टर 8 चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट देखा है पढ़ा है इसमें ये था कि कोई भी फर्म हो स्मॉल स्कूल से लेकर बिग स्कूल आपको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपके पास एम्प्लॉय को कंट्रोल करना आना चाहिए उसके ऊपर उनको एक फोकस गोल देना है कि भाई अगर हम मेहनत करें अच्छे से कोऑर्डिनेशन रखें अच्छे से मेहनत मैनेजमेंट रखें तो हम लोग जो हमारे टारगेट्स है हमारे जो कंपनी के टर्नओवर है उसको बहुत अच्छे से इंक्रीज कर देते हैं दैट इज फॉर मैनेजमेंट ज़्यादा क्लियर है। अब 12th में आने के बाद इस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कैसे आया किसने दिया क्या किया तो ये मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस में जरूरी है वो हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के पढ़ लेंगे। तो चैप्टर ही है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल होता है तो मैनेजमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल एक चीज ये होती है यहाँ पे रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए जाते हैं कैसे मैनेज किया जाता है। रूल्स एंड गाइडलाइंस इन द सेंस जहाँ पे आप एक सिस्टमैटिक वे में आके बिजनेस को चलाते हो एंड देन उस पर रिजल्ट आ रहे के लिए वो सारी चीजें देखते हो। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इस कहानी में मैनेजमेंट की कहानी में मतलब पहला पार्ट है नेचर। तो मैनेजमेंट कितने नेचर से होते हैं और ध्यान से सुनना क्योंकि इसी को पूरा चैप्टर का आगे का फोकस है। पहला देखो मैनेजमेंट पहला नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन देखो वर्ड नहीं है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आप इंडिया में हो आप फॉरेन में हो कहीं पर भी आपका छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस मैनेज करना बहुत जरूरी भले आपकी कंपनी में आपके ऑफिस में एक ही बंदा है उसको भी मैनेज करना जरूरी है। कैसे मैनेज करना जरूरी है कि भाई अगर आप ऑफिस में नहीं होगा ऐसा तो नहीं है ना वो मस्ती करना लग जाए काम नहीं करे नहीं उसको कंट्रोल करना आपकी जवाबदारी है। कोई आप नहीं हो आपको दिमाग को क्या क्या काम करना वो उसका है उसको आपको समझाना है। दैट इज फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन स्मॉल स्केल टू अपर स्केल वहां पे वो चीजें एप्लीकेबल होती है कि भाई मैनेजमेंट छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस सब जगह रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो कोई भी बिजनेस चले स्मॉल स्केल से लेके बड़े स्केल का आपके बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस आप कहीं पर भी स्विच स्विच ऑन कर सकते हैं। अगर जैसे मानो कल को कंपनी में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ऐसा ना हो कि आप बाहर डिसीजन लें। अगर कोई एम्प्लॉय ऑन द स्पॉट छोड़ के गए और उसका काम रह गया तब क्या करोगे ऐसा बोलोगे कि भाई इसका काम कोई दूसरा जब अपॉइंट होगा तब मैं इसको कवर अप करूंगा नहीं पाया आपकी कंपनी है आपको टैकल करना है कि भाई अगर एक एम्प्लॉय चला गया उसका काम किस पे जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो दैट कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई भी बिजनेस है कोई भी बिजनेस हो अगर आप चाहते हो कि आपको ग्रोथ करना है तो आपको सैलरी बराबर देनी पड़ेगी। दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर मेरे को कुछ 100 रुपये देगा तो 100 रुपये का और मेरे को 100 रुपये देने का बोलेगा कि भाई मेरे को एक बड़ी कंपनी बनानी है क्या पॉसिबल है कि मुझे लाख रुपये दो ज़्यादा होगा बड़ा लो ठीक है लाख रुपये दो मैं लाख रुपये का काम करके देता हूँ तो तुम्हारी कंपनी का जो माइंडसेट है या टारगेट वो भी अपने एंड से इंक्रीज करने लगता है। ये देखो जब आप तक सैलरी नहीं बढ़ाओगे वो एम्प्लॉय के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन नहीं जाएगी क्योंकि देखो हर कोई अपने अपने एक्सपेंसेस के लिए ब्रेड एंड बटर के लिए काम करता है मेन है। तो जब तक आप सैलरी नहीं बढ़ाओगे सेटिस्फाइड नहीं है वो अपने सैलरी से पिछले साल काम करने का तो वो अपने एंड से वो इनिशिएटिव नहीं लेगा काम करने की। वो आपके अगर आप सैलरी उतना दे रहे हो तो वो इनिशिएटिव उतना करेगा। अगर आप सैलरी कम दे रहे हो तो वो इनिशिएटिव भी कम करेगा। दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर आता है बिहेवियरली नीचे बिहेवियरली नेचर जहाँ पे आप लोगों को एक स्पॉट देते हो जहाँ पे उनके टारगेट अचीव करने के लिए बोलते हो। और मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल के साथ चलता है। अब आप मान लीजिए आप कोई एक टीम के लीडर हैं और आपके मैनेजर आपको टारगेट दिया कि भाई मुझे इस साल
तो इस महीने 12 क्रेडिट कार्ड शूट आउट करके चाहिए, कुछ भी करो। ठीक है, 12 करने हैं, मिनिमम 12 वाले फिर मैक्सिमम जितना चाहे बेचो, ऐसा बीपी बॉर्डर पर। ठीक है, देखो, अब आप ऐसा टीएल बैठे हो, आपने इंस्ट्रक्शन मिले भाई, मेरे को मेरे मैनेजर ने बोला है 12 क्रेडिट कार्ड बेच के हो जाना चाहिए मिनिमम। अच्छा, अगर तो कोई एम्प्लॉय पूछेगा बस 12 बेच दिया तो हमारा क्या फायदा। देखो, 12 बेचने के बाद छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी मेरे एंड से मिलेगी। दैट इज बिहेवियर नीचे, आप अपना काम किस पॉइंट ऑफ व्यू निकाल के लेते हैं सामने वाले से, दैट्स इंपॉर्टेंट बिहेवियर। अब देखो, आपने टारगेट रख दिया कि 12 क्रेडिट कार्ड बेचे, दैट्स फाइन, एम्प्लॉय एग्री किया। बदले में क्या एक्सपेक्टेशन है आपका कि भाई मैं एम्प्लॉय बोला सर 2 दिन की छुट्टी तो चाहिए एक्स्ट्रा, सैटरडे संडे नहीं, डेज में 2 दिन के लिए। ठीक है, आप मेरा ये काम पूरा करते हो, एक मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करते हुए मैं आपको आपका डिमांड पूरा कर दूंगा, दैट इज फॉर बिहेवियरल नेचर। उसके बाद आता है, फिर है जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन इधर से देखो, एक सिंपल रख लेते हैं, एक पॉइंट जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन उसको जनरल फॉर्म में कैसे होते हैं, देखो सैलरी, पहले क्या है सैलरी। हम लोग देखो, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई हमें एक सैलरी मिले, फेयर होनी चाहिए, फेयर रेमुनरेशन। अगर आप एक एम्प्लॉय को 10,000 दे रहे हो, दूसरे को भी 10,000 दो, नहीं, तब वो कुछ चीजें अलग है। कैसे लगा, अगर एक एम्प्लॉय में जो फ्रेशर है उसको तो 10,000 रुपए देने, लेकिन एक बंदा उसी इंडस्ट्री में 5 साल एक्सपीरियंस रहने में आया है, 10,000 में काम करे नहीं सर, उसको पता करिए 10,000 में चल गया था। 5 साल है, 5 साल में एक्सपीरियंस लिया है, अप एंड डाउन देखा है, बहुत सारी चीजें उसने ऑब्जर्व की है कि भाई अपने काम को एनालाइज करना सीखा है। अब वो डिमांड कुछ चीज अगर वो एक्सपीरियंस का कर रहा है, तो यहाँ पे रेमुनरेशन डिफर करेगा, क्योंकि देखो 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो बंदा अभी सीखने आया है उसको 10-15 भी दूंगा तो वो खुश हो जाएगा। दैट इज जनरल गाइडलाइन। हम रेमुनरेशन की बात कर रहे हैं, पैसा सबको मिलेगा नो डाउट, लेकिन वो कब मिलेगा जब आपका एक्सपीरियंस इसमें काउंटेबल पर होगा। दैट इज क्लियर। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूरे मैनेजमेंट के मतलब वो ये है कि अगर देखो, मैनेजमेंट परफॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। कोई भी बिजनेस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंटल नहीं करोगे, मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हर साल देखो, हर साल आते हो, शायद पढ़ाई कर रहे हो, 7th में थे, 8th में थे, 9th में 10th, अब 11 भी निकल गए। तो अगर हर साल आपको पढ़ने के टेक्निक्स बहुत सारी चीजें सीखने आएगी। जब क्लास जाते हो तो आपको पता है 7वीं में इजी इजी होता है, मैथ्स पे बहुत फोकस करना है, साइंस पे बहुत फोकस करना है, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ये सब सरल है। 8 में आ गए हो, फिर वहाँ पे बोला जाता है कि नहीं साइंस 2 पार्ट में डिवाइड है, मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा बीस को और अच्छे से फाउंडेशन देना पड़ेगा। अच्छा, आप पहले 7th में 1.5 घंटा घर पे बैठेगा, लेकिन 8 में अच्छे परसेंटेज में 2 घंटे बैठ रहे हैं, 9 और अच्छा परसेंटेज चाहिए बेस फाउंडेशन में, आप 3 घंटा बैठेंगे। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ गए कि भाई अलजेब्रा में ये फॉर्मूला पुट ऑन होता है, ज्योमेट्री में इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, ट्राइंगल ऐसे होते हैं। 10th में आपने थोड़ा सा अपनी चुंग लाया, 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ना, और रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। एडवो देखो, आप हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने ही ऊपर कि भाई मेरा रिजल्ट कैसे ग्रोथ करे। वैसे ही बिजनेस में देता मुझे हर साल कुछ ना कुछ एक प्रैक्टिस करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए चलना है, और हमेशा मैं एक ही फॉर्मूला के ऊपर नहीं चल सकता, मुझे हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे हम टीचर होते हैं, हर साल हमारी टीचिंग पैटर्न चेंज होने लगते हैं, कंटेंट नहीं है लेकिन तो मेरी डिलीवरी होती है वो हर साल होगी। कभी वो पिक पकड़ लेगा, कभी वो डाउन चला जाता, लेकिन सर हमें तो हो जाता है कि क्राउड की हमें हमारा टीचिंग भी तरफ से मैंने डायग्नोस्टिक कॉज एंड इफेक्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट ज़्यादा क्लियर है और पढ़ गए आगे। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, पहले है इनसाइड यूजफुल टू बी मैनेजर। क्यों, क्यों देखो बिजनेस में मैनेजर है, उसको हर हर सिचुएशन को कैसे टैकल करें, बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है उसको पता रखे,
कि मैं कॉन्स्टेंट पे काम करूँगी, सही चीज़ पे काम करूँगी, अच्छा एरिया में काम करूँगी। और हर टाइम हर चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अपने एम्प्लॉय में कि भाई मार्केटिंग कर रहे हो, पूरा यूनिट है एड्स बनाओ ताकि हम टारगेट्स को ऑडियंस ऑडियंस पे टारगेट कर सकें। देखो अकाउंट डिपार्टमेंट इसको समझाने की जरूरत चाहिए। फिर आता है अपना एचआर डिपार्टमेंट। जब आप रिक्रूट करते हो, आप कैसे पिच लेते हो, अब जब किसी इंटरव्यू का फॉर्म लेते हो, इंटरव्यू लेते हो किसी एम्प्लॉय का, तो कैसे लेते हो? अच्छा, उसके बाद आपकी इन्फ्लुएंस टाइम पे ऑफिस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे काम का प्रोग्रेस है, वो सारी चीजें कब होती है? जब मैनेजर सब चीजों पर फोकसली बैठा हो, देखता रहे कि भाई मेरे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसलिए मैनेजमेंट जो है आपको टाइमलाइन देना है कि भाई आपका ऑफिस टाइमिंग 9 बजे है, तो मैक्सिमम 15 मिनट वेट कर सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं छुट्टी करूँ। 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका वर्किंग लोड है, तो 9 आवर की शिफ्ट में क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं तो अप्रिसिएशन भी मिलेगा, नहीं काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो हर साल किसी को ना रोज ग्रोथ चाहिए। वो ग्रोथ तो मिलेगी जब आप प्रॉपर वर्क करके दोगे। इसलिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप एक तो सिस्टम उनको बांध के रखते हो, उनको सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी बिजनेस है, सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जो प्रोडक्ट बना है वो इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली का इसकी भाई नेचर के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी डैमेज क्यों नहीं होने एज अ ह्यूमन बीइंग एज अ नेचर, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है है। उसके बाद साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन ये होता है कि मैनेजर को हर करते को मैनेजर आगे ऐसे नहीं बनता। पहले उसकी करियर स्टार्ट कैसे होती है एम्प्लॉय को, नॉर्मल एम्प्लॉय फिर मैक्सिमम 1 साल काम करने के बाद उसको एक एग्जाम देना पड़ता है। मैं बीपीओ में था तो फिर मैं एक एग्जाम पढ़ता था, एक एप्टीट्यूड। अब जैसे मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, तो पहले 15 दिन ये मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, 15 से 30 दिन, 15 दिन मैक्सिमम। वो कोर्स करते हैं जिस प्रोसेस में वो उसके बाद हम पूरा डेटा एनालिसिस दिखाते हैं कि आपको कैसे कॉल पिच करनी है, क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे रखना है। फिर आपका एक फर्स्ट राउंड होता है जहाँ पे आप स्क्रिप्ट पढ़ के भी भले इंटरव्यू देते हो, वो जो वॉइस होती है और कॉन्फिडेंस होता है वो चेकआउट करता है। आप उसमें कभी पास हो जाते हैं, देन आपको फ्लोर पर लाया जाता है। फ्लोर पे नहीं, जहाँ पे वो डेस्क पीसी में कभी देखा जाएगा, पीसी से एयरफोन से कभी वहां पे रख के आपको दिखाया जाए, ठीक है देखो ऐसे कॉल्स पे नहीं, ये सिस्टम है, ये नहीं। दैट इज फ्लोर ट्रेनिंग, दैट इज 3 मंथ्स। और उसके बाद जब उनको आपका काम ऑफर हो जाता है, आपको परमानेंट कर देता है। अभी आप टेम्पररी थे, अब आपको परमानेंट फ्लोर पर रखा है। 6 महीना 1 साल के बाद जब आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ऑप्शन मिलता है कंपनी को कि भाई एग्जाम होने वाली है, एप्टीट्यूड एग्जाम होने वाली है। इसके बाद एग्जाम में पास होकर देन यू विल डिसाइड ट्रेनर बनना है, टीएल बनना है। अच्छा, ये दोनों के बाद धीरे धीरे जब उसके लिए बढ़ते जाएगा, जब आपको समझ में आ रहे हैं बिजनेस कैसे चलता है, देन यू विल गो अप्रोच अप अहेड विद दिस मैनेजर लेवल। जैसे कि उसमें ऑलरेडी 2-3 साल कॉल सेंटर में एक फॉर्मल एम्प्लॉय में काम किया, फिर एग्जाम दिया, फिर टीएल बना, फिर देन जाके वो मैनेजर बना फ्लोर का। तो मैनेजर इतने सालों का जो एक्सपीरियंस लेके बैठा है, उसको पता है कि हर बार मैं ट्रायल एरर नहीं दूंगा। देखिए अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है, उसको मुझे एक सिंपल डिसीजन लेना है, यानी वो साइंटिफिक मैं हर बार ट्रायल एंड एरर नहीं करता। याद क्लियर है। फिर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो आप भी चाहोगे कि आपके एम्प्लॉयज की मेहनत कम हो, लेकिन कभी कभी होता है डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि अगर टेक्नोलॉजी इनबिल्ड कर देते हो तो आप अपने एम्प्लॉयज को खो देते हो। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके एम्प्लॉयज का नुकसान भी ना हो, आपका बिजनेस चल जाए। यूटिलाइजेशन कैसे रखना है? आपके पास जो मशीन है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आपके एम्प्लॉयज का जो वर्क फोर्स है उसको कहीं ना कहीं कम करें, प्रोडक्शन ज्यादा हो, एडिशनल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्लियर है। फिर आते हैं रिसर्च एंड डेवलप। देखो प्रोडक्ट हो कुछ भी हो,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हमको रिसर्च करते हुए रहना है। रिसर्च करने का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? कोई भी एम्प्लॉय जब काम करना किसी भी कंपनी में उनकी रिसर्च टीम क्यों होती है? रिसर्च टीम ये बताती है कि नहीं, उनका जो प्रोडक्ट है मार्केट में कैसे पेटेंट हो रहा है, इस पे आप क्या अल्टीमेटम कर सकते हैं, कैसे अपग्रेड कर सकते हैं काइंड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वैसे ही वर्किंग प्रोग्रेस में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम किसी एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड अप्रोच है वो कैसा है, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब जैसे अब मैंने जो अभी नहीं, आप लोग हमारे उसके अंदर बहुत मेहनत कर रहे हैं बराबर, ठीक है। तो मैंने उनको क्वेश्चन की बात देखो, आप जब काम कर रहे हो तो अगर आपने टारगेट पूरा कर दिया, बाहर ट्रेड करने याद है, मैं टारगेट पूरा कर दिया, क्या चाहिए मुझसे, क्या एक्सपेक्टेशन एज ए टीम। क्योंकि मैंने सर मेरे को चार्जिंग को तो सर मेरे को मिलेगी, मेरे को ट्रेन लिंक चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कि ये सब ठीक है, पार्टी करनी है, अगले हफ्ते टिकट बस लेके आना, ठीक है, पार्टी करेंगे जो भी है। अब सबका अपना, लेकिन मैंने बोला कि भाई छुट्टी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन 15 दिन के संडे एक्स्ट्रा मिलेगी 3 जगह। मैं मैनेजर से बात करूंगा या अपर मैनेजर ऊपर है, अपर मैनेजर उससे हेड मैनेजर से बात करूंगा कि 15 दिन के सारे के लोग को साथ में। देखो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। अब मैंने एक आपको लग गया कि भाई 15 दिन को सैलरी चाहिए तो छुट्टी चाहिए, तो सबने कोऑर्डिनेटर को ही बात समझा, 15 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा चाहिए। तो देखो एक अप्रोच आप लोग का अपने पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई सबको छुट्टी चाहिए, उसको मैंने एक टीम पॉइंट ऑफ व्यू पर लेके छोड़ दो, दैट्स इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट को ये नहीं हुई है कि आप जब टीम में हो तो आप अपने लिए ऐसे नहीं सोचते, आप लोगों के लिए, लोगों की हिसाब से अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हो, लोगों के लिए बदलते हो, तो लोगों का अप्रोच टूवर्ड्स टीम कैसे बदल जाना चाहिए। तो वो मेरा छुट्टी सबको हो गई, नहीं बना नहीं, किसी को एक ही, किसी को दो, तुमको चार, लेकिन जब हम सैलरी है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना एक टीम अप्रोच बन के टीम। उसके बाद आता है आप लोग का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस, अगर मैस नहीं चाहिए, कभी वर्क नहीं दिख रहा, मैस नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आप बिजनेस नहीं चला सकते, है। और उसको कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एम्प्लॉय 9 बजे का टाइमिंग 9 से 6 अपनी कंपनी का टाइमिंग वो करके 1 बजे ये भी कंट्रोल में 9 है 9:30 ठीक, काफी कंट्रोल करने आने के महंगा ब्रेक ना लेता हूँ, टाइम टाइम अपना काम करके देता हूँ, ये सब सारी चीजें होगी बहुत ज़्यादा क्लियर है।